दोस्तों, साथी जितेंद्र यहाँ बैठे हुए हैं। जेल जाने से पहले हम लोग एक आंदोलन कर रहे थे, जस्टिस फॉर रोहित वेमुला। रोहित वेमुला नाम के रिसर्च स्कॉलर जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे थे, उनको एबीवीपी की गुंडागर्दी और सरकार की तानाशाही के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। और उससे पहले हम लोग एक आंदोलन कर रहे थे, ऑक्यूपाई यूजीसी आंदोलन। यूजीसी का मतलब आप सब लोग जानते होंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो अनुदान देता है विश्वविद्यालयों के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए स्टाइपेंड देता है, वजीफा देता है, फेलोशिप देता है। हम लोग भी पीएचडी कर रहे हैं। पीएचडी करते हुए यूजीसी के द्वारा 8,000 रुपया वजीफा दिया जाता है और एमफिल करते हुए 5,000 का वजीफा दिया जाता है, स्कॉलरशिप दिया जाता है। यूजीसी ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था फेलोशिप इन्हांसमेंट कमेटी। इसका मतलब ये होता है कि जो वजीफा अभी 5,000 और 8,000 दिया जाता है, इसको बढ़ाया जाएगा। यह देश बड़ा मज़ेदार है। और वो जो बढ़ाने वाली कमेटी थी, उसका फैसला आया कि वजीफा बढ़ाया नहीं जाएगा, वजीफा ख़त्म किया जाएगा। उसके बाद विद्यार्थियों ने एक आंदोलन शुरू किया और उस वक्त वह आंदोलन पूरे देश का आंदोलन बना। और इसी दौरान मैं गया शहर आया था। मतलब ये है कि गया एक क्रांतिकारी जगह है। यहाँ जो आंदोलन करने के लिए पहुँचता है वो जेल चला जाता है। दोस्तों, गया से मेरे और भी ताल्लुकात रहे हैं। मैं मगध यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ और कॉलेज ऑफ कॉमर्स का स्टूडेंट था। तो यहाँ बोध गया में जो मगध विश्वविद्यालय का मुख्यालय है, वहाँ पे आना जाना होता था, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय की तरफ से डिबेटर था, मगध यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया करता था। तो गया इस दौरान भी आना जाना रहा है। और गया के बारे में आप लोगों से क्या कहना है, लेकिन जेएनयू के अंदर बिहार से अगर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कहीं से पढ़ते हैं तो वो गया और शेरघाटी के स्टूडेंट हैं जो जेएनयू में सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। तो ये एक शहर है जहाँ पे एआईएसएफ का राज्य सम्मेलन हो रहा है। मैं आज इन दिनों काफ़ी व्यस्त हूँ क्योंकि मैं पीएचडी लिख रहा हूँ और काफ़ी भागम भाग वाली स्थिति होती है। तो मैं सोच रहा था अपने एआईएसएफ के साथियों के बारे में, पूरे के पूरे सम्मेलन में शामिल होना चाहता हूँ। आपके बीच बैठकर गली नुक्कड़ में एआईएसएफ का झंडा लगाना चाहता हूँ, उसका पोस्टर लगाना चाहता हूँ। पोस्टर लगाते लगाते जब रात बीत जाए तो सुबह में चाय पीते हुए इस देश की समस्या के ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ। इस देश को बदलने की जो चाहत और तमन्ना है, उसको आप साथियों के साथ जीना चाहता हूँ। लेकिन परिस्थिति ये है कि पीएचडी जमा करना है, वक्त का अभाव है और काफ़ी भागम भाग रहती है। इसीलिए माफ़ी चाहते हुए इस सेशन के बाद जो बाकी सेशन होगा राज्य सम्मेलन का, मैं उसमें शामिल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन देश का पहला छात्र संगठन जो देश की आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया और देश के अंदर अंग्रेजों को परास्त करके एक आज़ाद मुल्क की स्थापना की। और आज इस आज़ाद मुल्क की आज़ादी को संविधान ने जो हमको आज़ादी दी है, उस आज़ादी को कुछ लोग छीन लेना चाहते हैं। इसीलिए आज़ाद देश में, अपने देश में आज़ादी की मांग कर रहे हैं, जिस आज़ादी की बात हमारा संविधान करता है, जिसमें कहता है कि सबको बराबरी से रहने की आज़ादी है, सबको अपने आधार से खाने पीने की, उपासना की, अपने तरीके से धर्म को चुनने की, संप्रदाय को मानने की, न्याय की, समानता की, अवसर की, ये तमाम तरीके के समानता का अधिकार दिया गया है। आज इसको छीनने की कोशिश की जा रही है। और ऐसी
ताकतें सत्ता पे काबिज हुई है, जिनका आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। मैं बात कर रहा हूं कच्छाधारियों का। हाफ पैंट पहनने वाले आजकल फुल पैंट कर लिए। तो ये जो हाफ पैंट वाले हैं, ये आजकल देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। कहते हैं कि इतिहास के बारे में झूठ बोला जा सकता है, लेकिन इतिहास बदला नहीं जा सकता। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो एक मजेदार बात बोले हैं कि जिनको इतिहास की समझ नहीं होती वो इतिहास नहीं बनाते हैं। इसीलिए ये इतिहास तो बना नहीं सकते हैं, इतिहास बदल नहीं सकते हैं, लेकिन इतिहास के बारे में झूठ जरूर बोल सकते हैं। तो ये आजकल झूठ बोल रहे हैं कि ये सबसे बड़े देशभक्त हैं। जब भी ये देशभक्त आपको दिख जाएं, उनको बुला करके पूछिएगा, एक आदमी का नाम बता दो जो ब्रिटिश के द्वारा आरएसएस के किसी लीडर को जेल में डाला गया हो, फांसी पे चढ़ाया गया हो, उसके साथ कभी कुछ किया गया हो। इनके पास ऐसा कोई नाम नहीं है। और तो और आजकल ये लोग पब्लिक में अंबेडकर करते हैं और प्राइवेट में सावरकर करते हैं। तो जो सावरकर जी थे, सावरकर जी ने अंग्रेजों से माफी मांग ली थी, इस बात का इतिहास है। और जो सावरकर के चेले हैं, वो अंबेडकर के चेलों से आजादी पे कोई मुकाबला नहीं कर सकते हैं, कोई बहस नहीं कर सकते हैं। और इनका इतिहास ये है कि माफी मांगने वाले ये लोग खुलेआम इन्होंने लिखा अपने दस्तावेजों में कि हम संघियों को, जिनको इस देश के परिधान में कोई परिधान नहीं मिला, हिटलर के मुसोलिनी से काली टोपी लेकर के आ गए, कच्छाधारी काली टोपी वाले ये संघी अंग्रेजों के बारे में कहते थे कि अंग्रेजों से हमको लड़ने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजों को हमको मदद करनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज अगर रहेंगे तो इस देश में मुसलमान कमजोर हो जाएंगे और हमको हिंदू राष्ट्र बनाने में आसानी होगी। ये इनकी सोच समझदारी थी। और इस इतिहास को आप पढ़िए। क्यों करते थे कि इनको वायसराय बना दिया जाए, इनको बहुत बड़ी बड़ी डिग्री दे दी जाए और गरीबों का जमीन छीन करके इनको जमींदार बना दिया जाए, इसलिए ये जासूसी किया करते थे। उस समय अंग्रेजों की जासूसी करते थे, देश के आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। और जब देश का संविधान लिखा जा रहा था तो आरएसएस ने कहा कि एक अछूत के द्वारा लिखे गए संविधान को हम नहीं मानेंगे। और आज उसी संविधान का कसम खा करके कुर्सी पे एकदम बैठने के लिए ताबड़तोड़ प्रतियोगिता किए हुए हैं और संविधान को नहीं मानेंगे। मनुस्मृति इस देश का संविधान है, ये आरएसएस का कहना है। और 1947 के बाद जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हमको हिंदू धर्म के अंदर जो जात पात है उसको खत्म करना है, उसको नस्ते नाबूद करना है, और उसको खत्म करने के लिए, उसको नस्ते नाबूद करने के लिए ये जरूरी है कि हम मनुस्मृति को जलाएंगे। और जब मनुस्मृति को जलाया गया तो ये संघी लोग, उस समय बीजेपी पैदा नहीं हुआ था, इनका पप्पा है वो, तो संघी लोग जो है, संघी लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पुतला जला रहा था। और आज 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी उड़न खटोला से गए थे बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। बहुत बढ़िया बात है। अंबेडकर को जलाने से लेकर के अंबेडकर का मूर्ति लगाने वाले जब तक मनुस्मृति नहीं जलाओगे तब तक नहीं मानेंगे कि तुमको इस देश के संविधान में भरोसा है। चलो छोड़ देते हैं मनुस्मृति को। कौन पूछ रहा है आजकल मनुस्मृति को? आजकल आरएसएस भी मनुस्मृति की बात नहीं कर रही है। तो देश के संविधान की बात कर लेते हैं। और देश का संविधान क्या कहता है? देश का संविधान कहता है कि भारत की सीमा रहने वाले
सभी जाति धर्म संप्रदाय भाषा बोली रंग के लोग, सभी लिंग के लोग इस देश के नागरिक हैं और इस देश के नागरिकों का तमाम अधिकार समान रखा गया है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, ब्राह्मण हो या दलित हो, गोरा हो या काला हो, सबके लिए बराबरी की बात की गई है। जब सबके लिए बराबरी की बात की गई है तो उस बराबरी का हक जब हम मांगते हैं, जब हम कहते हैं कि हमको मनुवाद से आज़ादी चाहिए, हमको जातिवाद से आज़ादी चाहिए, जो धार्मिक उन्माद है, जो सांप्रदायिकता है, हमको उससे आज़ादी चाहिए, समाज के अंदर जो गरीबी लूट और भूख है उससे हमको आज़ादी चाहिए और हर एक इंसान को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, महिला हो या पुरुष हो, ब्राह्मण हो या दलित हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको आत्मसम्मान से जीने का हक है। हमको इस आत्मसम्मान की आज़ादी चाहिए। तो इस बात से आपको पेट में दर्द क्यों होता है? इनको पेट में दर्द इसलिए होता है क्योंकि इनको संविधान में भरोसा नहीं है। इसीलिए ये कहते हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। भाई, इस देश को तुम इतना हल्का मत समझो। जब तुम अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे, तब भी तुम्हारे खाकी चड्डी के भीतर जो भगवा रंग है उसको हमने देख लिया था। और आज भी देशभक्ति के नाम पर, राष्ट्रभक्ति के नाम पर तुम्हारा बगल बच्चा ध्रुव सक्सेना और उसके बच्चे पाकिस्तान की जासूसी कर रहे हैं, उसको हमने देख लिया है। तुम हमको देशभक्त साबित करो, ये हम जरूरी नहीं समझते हैं, लेकिन तुम गद्दार हो, कभी अंग्रेजों के लिए गद्दारी की, आज पाकिस्तान के नाम पे गद्दारी कर रहे हो, ये हम जरूर समझते हैं। और साथियों, एक ताज़ा मामला है, आप सब लोग टेलीविज़न देखते होंगे। हालांकि टेलीविज़न की दुनिया का अजब निराला है। मतलब आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि आप एक क्रीम लगा लीजिए, आप गोरा हो जाएंगे। उसी तरीके से उस पर कुछ दिन पहले मोदी 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 कर रहा था, आजकल जोगी 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 कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी भी सोच रहे होंगे कि कितना बेईमान है, 3 साल में ही अपना रंग दिखा दिया। कल तक जो मोदी की प्रशंसा में जिनका कंठ नहीं सूखता था, बिना पानी पिए उनकी प्रशंसा में लगे रहते थे, आजकल अपना पाला बदल लिया है और यहाँ तक कि योगी जी के बिस्तर में घुस करके कैमरामैन के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कितना बार नहाते हैं। शुक्र है कि ये नहीं कह दिया कि कितना बार जाते हैं। आप ये समझ लीजिए कि टीवी पे ऐसा माहौल बना हुआ है। उसी टीवी पे एक विमर्श चल रहा है कुलभूषण जाधव का। भारत सरकार कह रही है कि वो हमारे जासूस नहीं हैं, पाकिस्तान कह रही है कि वो भारत की तरफ से जासूस हैं, और बिल्कुल एक गलत तरीके से कोर्ट मार्शल करके उनको फांसी देने की बात की गई है। हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी हो जाए, किसी भी इंसान को, चाहे वो गरीब हो, पिछड़ा हो, शोषित हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो या महिला हो, उसको डरने की जरूरत नहीं है। ये देश इनका बपौती नहीं है। इनका सारा नौटंकी इनके पास पहुंचा देंगे, उन्हीं को समझा देंगे कि यह देश तुम्हारा बपौती नहीं है। उनको कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, इनसे कभी घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो बार बार कहते हैं कि कोई भी आतंकवादी पकड़ा जाता है, उसको पकड़ करके हम चौक चौराहे पे गोली मार देंगे, तब हम लोग कहते हैं कि आतंकवादी पकड़ा गया है, आतंकवादी है कि नहीं है और उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, इसके लिए हमारा कोर्ट है। और देखिए हमारे कोर्ट सिस्टम को, जिसको इन्होंने बर्बाद करने की भरपूर कोशिश की है, फिर भी कसाब को यहाँ पे प्रॉपर ट्रायल मिला था, पूरा अधिकार उसको दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को लोग हिंदुस्तान के अंदर बनाना चाहते हैं। इसीलिए आप बार बार देखेंगे, जब आप न्याय प्रक्रिया को सुधारने की बात करेंगे,
सरकार को सुधारने की बात करेंगे, सिस्टम को कानून के हिसाब से संविधान के मूल्यों को समाज में लागू करने की बात करेंगे, सबको शिक्षा और सबको काम, सबको चाहिए आत्मसम्मान, इसकी बात करेंगे तो आपको कहा जाएगा कि ये देशद्रोही है, इसको पाकिस्तान भेज दो। चिंता मत कीजिए, अगर हम लोग डर गए और यूनाइट नहीं हुए तो हिंदुस्तान को ही ये लोग पाकिस्तान बना देंगे। और क्या फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में? हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये अलग बात है कि तमाम तरीके की गड़बड़ियां फैला करके इस डेमोक्रेसी को कमजोर करने की, इस संविधान को कमजोर करने की, और इस देश के अंदर जो तहजीब है, जो एकता है, इस हॉल का नाम भी एकता हॉल है, उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे बार बार थियोक्रेसी को लागू कराने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान एज ए थियोक्रेटिक कंट्री उस इंसान पे, कुलभूषण जाधव पे, जो इस देश का नागरिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसको ऊपर कोर्ट मार्शल करके उसको गलत तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहता है, उसको फांसी देना चाहता है। इस बात की पुरजोर मुखालफत एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री हमको करना चाहिए, उनकी तरह नहीं। उनके लिए तो आपके नल में अगर पानी नहीं आता उसके लिए भी पाकिस्तान जिम्मेवार है, उनके लिए तो मानसून टाइम पे नहीं आता है, उसके लिए भी पाकिस्तान जिम्मेवार है। तो संघियों की तरह नहीं, एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह कि हिंदुस्तान में भी लोकतंत्र कायम रहे और दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी अगर लोकतंत्र के ऊपर हमला होता है, हम अपनी आवाज को मुखर करेंगे। और एक इंसान को आनन फानन में कोर्ट मार्शल कर देना ये गलत है, ये बात नहीं होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि मैडम सुषमा जी का और हमारे 56 इंच वाले गदाधारी, जुमलाधारी प्रधानमंत्री जी का क्या रोल होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री जी धूमकेतु की तरह पूरी दुनिया का चक्कर लगा आए हैं। और ये संघी लोग आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते होंगे कि पहली बार एक ऐसा अद्भुत प्रधानमंत्री बना है जो आराम ही नहीं करता है, वो काम ही काम करता है। तो जरा टेस्टिंग हो जाए। धूमकेतु की तरह पूरी दुनिया घूम करके आए हैं और कहते हैं कि हमने चाइना को डरा दिया, अमेरिका को मिला लिया, रसिया को समझा दिया और बाकी तो कोई दुनिया में है ही नहीं। जब इतना पावरफुल आप हो गए हैं तो आपको पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाना चाहिए और कुलभूषण जाधव को फांसी होने से बचाना चाहिए। अगर ये आप नहीं करते हैं तब तो इसका मतलब ये है कि आप काम नहीं करते हैं। सच में मोदी जी आप कारनामा करते हैं और ये कारनामा आपका सामने में आएगा। और इनकी हिपोक्रेसी देखिए, जब चुनाव प्रचार होता था तो कह रहे थे एकदम इसी व्हाट्सएप मैसेज में, गुजरात मॉडल लाएंगे, 56 इंच का प्रधानमंत्री बनाएंगे, सीना लंबाई नहीं, 56 इंच का प्रधानमंत्री बनाएंगे। और चाइना तो एकदम डर जाएगा, यूं थर-थर करने लगेगा। और अमेरिका का क्या है? अमेरिका तो मतलब जो मोदी जी कहेंगे वही ट्रंप करेगा, मतलब इस तरीके का माहौल बनाया गया। और अभी स्थिति ये है, अभी दीपावली कुछ दिन पहले गुजरा होगा और आप लोगों को कहा होगा कि चाइनीज बल्ब मत जलाइए, और कुछ दिन के बाद कहा होगा आप लोगों से कि देश कैशलेस हो गया इसलिए पेटीएम कीजिए। जरा पूछिएगा इनसे संघियों से कि पेटीएम में तुम्हारा पैसा जो है तुम्हारे नाना का लगा हुआ है, उसमें चाइना का ही पैसा लगा हुआ है। तो ये एक माहौल बना रहे थे कि पूरे देश में जो है, पूरी दुनिया में हम सबसे ताकतवर हो गए हैं। एक बड़ा मजेदार प्रश्न पूछा जब कह रहे थे कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करो, आतंकवादी देश घोषित करो, तो एक पत्रकार धीरे से बोला कि आप क्यों कहते हैं कि अमेरिका को आप घोषित करो, आप ही क्यों नहीं कर देते हैं? मतलब ये है कि तमाम तरीके का जो नॉन इशू है, जिस इशू से इस देश का कोई लेना देना नहीं है, वो जो फालतू इशू है उसको टीवी का प्राइम टाइम बना दिया जाता है। मसलन एक तरफ कहेंगे कि हिंदू महिलाओं को 10 बच्चा पैदा करना चाहिए, दूसरी तरफ कहेंगे कि मुस्लिम महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है और ये जो 3 तलाक उनके साथ होता है वो उनके अधिकारों का हनन है। चलिए मोदी जी मान लेते हैं आपकी बात, उन्हीं की बात मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए
कि 3 तलाक जो है वो मुस्लिम महिलाओं के साथ उनके अधिकारों का हनन है, और हिंदू महिला 10 बच्चा पैदा करे ये उसके अधिकारों का हनन नहीं है। मतलब वो औरत नहीं है, बच्चा पैदा करने की मशीन है। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं ये बात तय करने के लिए कि कौन किसको तलाक देगा, कौन किसको तलाक नहीं देगा, कौन कितना बच्चा पैदा करेगा, कौन कितना बच्चा पैदा नहीं करेगा, किसकी घर वापसी होगी, किसका लब जहाद होगा, कौन क्या खाएगा और कौन क्या पहनेगा, ये तय करने वाले आप कौन होते हैं? तो कहते हैं कि हमको बहुमत मिली है, हमको 283 जनता ने दिया है, हम देश के प्रधानमंत्री हैं। अरे तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के अंदर जो नैतिकता के नाम पे आप रियल इश्यूज को भटकाने की साजिश कर रहे हैं, इस पर कोई सवाल खड़ा करेगा कि नहीं खड़ा करेगा? और सवाल जब हम खड़ा करते हैं तो क्या पूछते हैं? हम कहते हैं कि 3 तलाक के ऊपर आप अगर विमर्श करना चाहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर विमर्श करना चाहते हैं, इस देश के अंदर राम मंदिर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पे विमर्श करना चाहते हैं, वो एक मसला हो सकता है। लेकिन आपको मैंडेट किस लिए दिया गया था? आपको मैंडेट दिया गया विकास के नाम पे, आपको मैंडेट दिया गया कि हम सबका साथ करेंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे। आपको मैंडेट दिया गया कि आप महंगाई को कम करेंगे। आपको मैंडेट दिया गया कि महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार को हम कम करेंगे। आपको मैंडेट दिया गया कि इस देश के अंदर भ्रष्टाचार बहुत है, भ्रष्टाचार को खत्म करके हर एक इंसान के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे और देश के अंदर प्रॉस्पेरिटी को लाएंगे। यही मुद्दे थे। मेरे ख्याल से आप लोगों को भी याद होगा, याद नहीं होगा तो जाकर के एक बार फिर से मोदी जी का 2014 वाला भाषण सुन लीजिएगा, जिसमें हर जगह जाकर के वो यही बोलते थे। और जब चुनाव जीत करके आए हैं, एक एक सवाल पे बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल है इस देश के अंदर बेरोजगारी। बेरोजगारी की स्थिति क्या है? बेरोजगारी की स्थिति इस बार का सरकार का डेटा है भाई साहब, मैं डेटा दे रहा हूं और इनकी तरफ फर्जी डाटा नहीं दे रहा हूं कि 3500 गांव में एलईडी बल्ब लगाते हैं और डेटा में बता देते हैं कि 35,000 गांव में लगाया गया है। तो मैं एकदम असली डेटा आपको दे रहा हूं कि प्राइवेट सेक्टर में पहली बार इस साल, इस फिजिकल ईयर में कोई रोजगार पैदा नहीं हुआ है। और अजीम प्रेमजी का जो संस्थान है इन्फोसिस, जो अपने एम्प्लॉय को सबसे ज़्यादा वेज देता था, सबसे ज़्यादा फैसिलिटी देती थी और कभी भी उनको हायर एंड फायर नहीं करता था, उस कंपनी ने 9,000 एम्प्लॉय को बाहर किया है। और तमाम जो मीडिया हाउसेज हैं वहाँ पे डीमोनेटाइजेशन के बाद लगभग 50% जो नौकरी करने वाले थे उनके रोजगार में कटौती की गई है। सरकार का आंकड़ा है कि इस देश में लगभग 6 से 7 लाख इंजीनियर हर साल बनते हैं और पिछले साल 1,35,000 रोजगार पैदा किया गया। मतलब हर साल 2 करोड़ का रोजगार पैदा करने का इनका वादा इनकी तरह ही झूठ है। दूसरा सवाल है महंगाई का। इस पे तो हमको ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप सब लोग रोज बाजार जाते हैं, रोज सब्जी दाल नून तेल खरीदते हैं, आपको बढ़िया से पता चल रहा होगा कि महंगाई घटी है कि महंगाई बढ़ी है। मेरी जानकारी के हिसाब से महंगाई बढ़ी है। हो सकता है कि संघियों के लिए घट गई हो, लेकिन देश की जनता के लिए तो महंगाई बढ़ गई है। मतलब महंगाई कम नहीं हुआ। तीसरा सवाल है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार पे इन्होंने बहुत लंबी लंबी बात की और इनके ही राज में मैं 3 बड़े घोटाले की बात करता हूं। पहला, मध्य प्रदेश के अंदर जो व्यापम घोटाला हुआ, उस व्यापम घोटाले में न सिर्फ घोटाला हुआ बल्कि उस घोटाला को उजागर करने वाले 50 से ज्यादा लोगों की कोल्ड ब्लडेड मर्डर करवाई गई, उनका हत्या करवाया गया। आप गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री जी बदल दिए गए हैं। घोटाला क्या है? सरकारी जमीन को निजी हाथों में कमीशन लेकर के बेचने का मामला आया। तीसरा घोटाला जो मैं बोल रहा हूं वो है दाल का घोटाला। 2G घोटाला आप लोगों को याद होगा, 1,70,000 करोड़, पता नहीं 1 और 7 के बाद कितना 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 सुन्ना उस पर लिखा गया था। 1,70,000 का घोटाला था
दाल घोटाला जो अभी हिंदुस्तान में हुआ है पिछले साल, उसका जो मूल्य है, उसका जो आंकड़ा निकाला गया है, 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है दाल घोटाले में। दाल घोटाले में इन्होंने क्या किया, इनका तो जानते होंगे कि दायां और बायां, राइट एंड लेफ्ट, इनकी पीठ पे दो लोग हाथ रखे हुए हैं। एक तरफ अंबानी है, दूसरी तरफ अडानी है। इस देश में पता नहीं चलता है कि आडवाणी बीजेपी के बड़े नेता हैं कि अंबानी बीजेपी के बड़े नेता हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के पीठ पे अब आडवाणी जी का हाथ नहीं होता है, अंबानी जी का हाथ होता है। तो ये अंबानी और अडानी जो हैं उस देश के अंदर कॉरपोरेट लूट मचाए हुए हैं। आजकल आप लोग भी इंडिया जी रहे होंगे, जियो इंडिया पे, बढ़िया है, जी लीजिए जी। जैन धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है अहिंसा, और एक जैनी को पकड़ करके लाया गया है हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। खैर, तो अंबानी और अडानी साहब को कैसे फायदा पहुंचाया जाता है कि यहाँ की दाल खरीद लीजिए 50 रुपए किलो, उसको अफ्रीका भेज दीजिए और वापस वहाँ से उस दाल को हिंदुस्तान में 150 रुपए किलो बेच दीजिए। मतलब चित भी मेरी पट भी मेरा। यहाँ जो कंपनी खरीदा वो भी फर्जी, मतलब इन्हीं का कंपनी। अफ्रीका में जिस कंपनी को बेचा वो भी फर्जी, मतलब इन्हीं कंपनी। मतलब खुद ही सामान खरीदते हैं और खुद को ही बेच देते हैं, और बाद में वही सामान सरकार के हाथों बेच देते हैं, और हमारे आपके टैक्स का जो पैसा है वो इनको कमीशन के रूप में चला जाता है। और तब जब विद्यार्थी इस पे सवाल खड़ा करते हैं तो कहते हैं कि विद्यार्थी देशद्रोही हैं। जब विद्यार्थी इनसे पूछते हैं कि भाई आपने कहा था कि हम भ्रष्टाचार कम करेंगे, आपको जीत के आए हुए 3 साल हो गए हैं, एक भी भ्रष्टाचारी, चाहे वो 2G, 3G, जीजा जी, मौसा जी, फूफा जी, कोई भी हो, वो जेल में क्यों नहीं बंद है? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इन्होंने उस पर एक भी काम नहीं किया है। मतलब जितने वादे किए गए सब वादों की सच्चाई हमने आपको बता दी। तो ये कर क्या रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, ये ट्वीट कर रहे हैं, ये व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं, ये आजकल राम मंदिर बनाने का टेंडर ले लिए हैं, लोगों का घर वापसी करा रहे हैं, मुसलमान को जाकर के पूछ रहे हैं कि आज तुम क्या खाए हो, एक्सरे मशीन में टेस्ट करेंगे। ये कह रहे हैं कि प्रेम मत करो, जो हम करेंगे वो करो। तो ये जितने नॉन इश्यूज थे आजकल उसमें अपना वो जो है ज्ञान बुद्धि लगा दिए हैं। ये जो नॉन इशू है अब जरा इस पे चर्चा कर लिया जाए। पहला क्या है, आजकल सबसे ज्यादा उसी की ब्रांडिंग हो रही है। राम जी भी सोच रहे होंगे कि मतलब हम भगवान हैं, हम इन लोगों को बनाए हैं, ऐसा समय आ गया है कि अब यही हम लोगों का वीडियो बना रहा है, वीडियो बना रहा है, मैसेज बना रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो जब राम मंदिर की बात होती है तो सहज मन में कुछ ख्याल आ जाता है कि राम जो हैं वो विष्णु के अवतार हैं। आप सब लोग जानते हैं बिहार के लोग बहुत धार्मिक होते हैं, तो विष्णु के अवतार हैं। विष्णु जी को जो मानने वाले लोग होते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है, और जो वैष्णव होते हैं वो मांस मछली नहीं खाते हैं और हिंसा नहीं करते हैं, हिंसा उनको पसंद नहीं होता है। इसीलिए एक भजन आप लोग सुनते होंगे कि वैष्णव जनते तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने रे। मतलब वो लोग वैष्णव हैं जो दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। तो आजकल दूसरे के दुख से दुखी होने वाले योगी नहीं हैं, आजकल ऐसे योगी हैं जो कहते हैं कि कब्रिस्तान से मुस्लिम महिलाओं को निकाल करके उसका बलात्कार करेंगे। ऐसे लोग योगी बने हुए हैं। तो अब आप बताइए कि क्या इनके जो राम हैं, आरएसएस के राम, वो आध्यात्म मुक्ति और लोगों की भलाई के लिए है, वो मानवता, एकता और लोगों के बीच में प्रेम को बढ़ाने के लिए है? मैं समझता हूं कि नहीं। आरएसएस के राम राजनीति हैं, हिंदुस्तान के आम आवाम के राम मुक्ति हैं। इस फर्क को हमको समझना पड़ेगा। एक राम जो एक आम इंसान के लिए मुक्ति के मार्ग हैं, उस राम को उनके हाथ में एक धनुष दे करके राजनीति का माध्यम बनाने का कोशिश किया जा रहा है। और हिंदू धर्म की संस्कृति पर चर्चा कर लिया जाए, यह बहुत जरूरी है। क्या कहते हैं, साईं इतना दीजिए
जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। इस तरह की परंपरा जो इस देश में रही है, वहां यह कहा जा रहा है कि लोगों से उसका धर्म पूछ करके उसकी देशभक्ति जांची जाएगी। और एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया गया है कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व दोनों एक है। हर एक हिंदू को यह बात समझना होगा कि आपके मन में बसने वाले राम और आरएसएस के पोस्टर पे छपने वाले राम में फर्क है। इस बात को आप समझ लीजिए। वो फर्क इसलिए है कि आपके राम अगर धनुष उठाते हैं तो सबरी का बेड़ भी खाते हैं। आपके राम अगर अवतार लेते हैं तो इस शरीर को त्याग करके इस धरती को छोड़ करके भी जाते हैं। अगर राम को इस धरती पर ही रहना था तो राम नहीं जाते। उनको सरयू नदी में जाकर के अपना प्राण क्यों त्यागना पड़ा? इसीलिए भारत के अंदर जो राम शब्द हैं वो सिर्फ आरएसएस के राम नहीं हैं, वो तुलसी के भी राम हैं, वो कबीर के भी राम हैं, और इस देश की जनता की संस्कृति में रचने बसने वाले राम हैं। और उस राम का संबंध इस देश के रहीम से भी है। इस देश के अंदर गंगा जमुनी जो तहजीब है, जो संस्कृति है, उससे भी है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। हिंदू और हिंदुत्व का फर्क क्या है? हिंदू और हिंदुत्व का फर्क यह है कि हिंदू अपने आप में एक विशाल धारा है, जिस धारा की अलग अलग खासियत, अलग अलग पहचान है। जो शैव शिव को मानने वाले होते हैं, जो शैव धर्म के समर्थक होते हैं, वो गांजा भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, वो अघोरी भी होते हैं, लेकिन वो भी हिंदू हैं। जो देवी संप्रदाय के लोग हैं वो बलि चराना को जायज मानते हैं, लेकिन जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो पशु बलि को गलत मानते हैं। इस देश के अंदर सनातनी हिंदू है तो इस देश के अंदर जो गांव में, जो जंगलों में फली फूली है प्रकृति पूजा, उसका भी एक स्वरूप देखने को मिलता है। इस पूरे के पूरे जो हिंदू धर्म का कुछ खास सिंबल है, जैसे गाय, जैसे राम, जैसे वो तमाम घटनाएं जहां पर हिंदू धर्म के नाम पर एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जाए, वैसे सिंबल को उठा करके लोगों को बांटने की साजिश की जा रही है। और ये जो साजिश है जिसको हम लोग हिंदुत्व कहते हैं, उसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर उसका कोई लेना देना होता तो मुझे बताइए कि बीफ के नाम पे, गाय के नाम पे इतनी बड़ी राजनीति की जा रही है। वो तमाम लोग जो गाय के व्यापार में शामिल हैं, जो टॉप के व्यापारी हैं, वो सब के सब हिंदू धर्म से आते हैं। ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि धर्म हमारा व्यक्तिगत मसला है, राजनीति एक अलग चीज है, व्यापार अर्थव्यवस्था एक अलग चीज है, संस्कृति एक अलग चीज है। मैं संस्कृति पे बात करना चाहता हूं कि कैसे संस्कृति हिंदुस्तान की आपस में मिली जुली है। गंगा जमुनी तहजीब है इसमें, कैसे इसमें आपस में हम लोग रचे बसे हैं, कैसे सालों से यहाँ रह करके हमारे खान पान से लेकर के रहन सहन तक ये मिश्रित संस्कृति विकसित हुई। इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। मोहम्मद रफ़ी का नाम आप लोग सुनते होंगे, एक मुसलमान कम्युनिटी से आने वाले गायक, और वो एक भजन गाते हैं कि वैष्णव जनते तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने रे, मन तरपत हरि दर्शन को आज। यह जो भजन है, यह भजन एक मुसलमान के द्वारा लिखा गया है और एक मुसलमान के द्वारा गाया गया है, लेकिन यह हिंदुओं के मंदिर में बजता है। यह हिंदुस्तान की संस्कृति है। इस संस्कृति को खत्म करने की पूरी साजिश की जा रही है, और यह साजिश सिंबल के नाम पे किया जा रहा है। और आजकल गाय माता बहुत ज्यादा चल रही है मार्केट में। गाय माता, ओ भाई साहब, गाय के नाम पे क्या क्या हो रहा है इस देश में। कई बार तो ऐसा लगता है कि दुनिया के अलग अलग देशों में गाय का जो महत्व है, भारत में उसका महत्व बिल्कुल अलग है। मतलब जब गाय से मुनाफा लेना हो तो वो गाय बन जाती है, और जब गाय से वोट लेना हो तो वो माता बन जाती हैं।
इतना जल्दी तो चंद्रकांता सीरियल में बद्रीनाथ भी अपना चेहरा नहीं बदल पाता होगा। और आजकल तो उनका जबरदस्त मार्केटिंग किया गया है। एक कंपनी है लाला रामदेव जी का, आप लोग जानते होंगे, पतंजलि। तो लाला रामदेव जी क्या करते हैं कि सब कुछ का स्वदेशीकरण करते हैं। तो आजकल ये बोले कि पतंजलि का शुद्ध घी, पतंजलि का शुद्ध देसी घी। हमने कहा घी भी विदेशी होता है क्या? भाई घी तो हिंदुस्तान के अलावे दुनिया के किसी मुल्क में नहीं निकाला जाता है। इसीलिए घी शब्द को जब आप अंग्रेजी में लिखेंगे तो GHEE घी लिखते हैं, उसका दूसरा कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है। दुनिया के बाकी देशों में गाय के दूध से बटर निकाला जाता है, मक्खन निकाला जाता है, घी नहीं निकाला जाता है। तो घी जब भी होगा तो वो देसी ही होगा, तो उसको अलग से शुद्ध देसी घी लिखने का क्या मतलब है? तो ये स्वदेशी के नाम पे, राष्ट्रभक्ति के नाम पे, गाय माता के नाम पे, गौमूत्र के नाम पे, गोबर के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे, देशभक्ति के नाम पे आरएसएस अपना दुकान बहुत बढ़िया चला रही है। मतलब आप यदि ये कह दें कि राम हमारे मन में बसते हैं, हमको मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, तो आपको पटाख से जो है हिंदू विरोधी कह दिया जाएगा। अगर आप ये कह दें कि राम का सवाल हमारे लिए व्यक्तिगत है, धार्मिक है, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार का काम देश में हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, सड़क बनाना, फैक्ट्री लगाना, किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उस आत्महत्या को रोकने के लिए कर्जे की माफी करना, ये काम है, तो तुरंत आपको देशद्रोही कह दिया जाएगा। अगर आप ये कह दें कि बाबा रामदेव स्वदेशी के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं, तो आपको तुरंत संतों और भक्तों और परंपराओं, पता नहीं संस्कृति किसके किसके खिलाफ बोल दिया जाएगा कि सच और सही बात है। ना उसको कोई सुनने के लिए तैयार है, ना उसको कोई बोलने के लिए तैयार है। यदि कोई बोलने की कोशिश भी करे, या तो उसको रोहित वेमुला की तरह फांसी लगाना पड़ेगा, या उसको नजीब की तरह गायब कर दिया जाएगा, या फिर उसको गद्दार या देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा। देश के अंदर यह माहौल खड़ा किया गया है। और ऐसे माहौल में जो हमारे जेन्युइन सवाल हैं, इस पूरे के पूरे फर्जी विमर्श में जो हमारे असली सवाल हैं वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज हो रहे हैं। असली सवाल क्या है कि आप देखिए कि शिक्षा के अंदर लगातार बजट कटौती की जा रही है। शिक्षा के अंदर यदि बजट कटौती होगी, सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे और जो गरीब गुरबे के बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे। और इसी साजिश के तहत JNU के अंदर 83% सीट का कटौती किया गया। जहां 1400 एडमिशन होता था उसको घटा करके 100 पे ला करके रख दिया गया है। चाहते हैं कि JNU जैसे संस्थान बंद हो जाएं ताकि इस देश के अंदर दूध बेचने वाला, खेत में काम करने वाला, आंगनबाड़ी का बच्चा, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, गरीब गुरबा का बच्चा जो है वो PhD नहीं कर पाए। क्योंकि यदि वो PhD कर लेगा तो इनके 2G 3G जीजाजी के संबंधों को समझ जाएगा। राम के नाम पे जो इनके धर्म की दुकान है उसका शटर गिरा देगा। जाति के नाम पे, रंग के नाम पे, भाषा और बोली के नाम पे जो इस समाज को बांटना चाहते हैं, जो समाज ऑलरेडी बटा हुआ है उसको अंदर ये और गहराई को बढ़ाना चाहते हैं, वो एक्सपोज हो जाएगा। और लोग इनकी चाकरी छोड़ करके अपने हक की मांग करने लगेंगे, आजाद देश में आजादी की बात करने लगेंगे। इससे इनको दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ये गुलामी की परंपरा वाले लोग हैं। ऐसा माहौल जब देश के अंदर बना है, वैसे सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये सवाल आज हमारे सामने है। सबसे पहली बात तो ये है कि इनके द्वारा जो किया जाता है उसको जवाब देने के बजाय हम तमाम नौजवानों को, तमाम जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो इस देश के नागरिक हैं, जिनको संविधान और लोकतंत्र में भरोसा है, उन तमाम लोगों को इस देश की जो क्रांतिकारी विरासत रही है, अशफाउल्लाह खान, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, चाहे जो भी क्रांतिकारी लोग रहे हों,
उनके रास्तों पे चल करके एक एकता मूलक और समता मूलक समाज की स्थापना का प्रयास करना चाहिए। इनको जवाब देने के बजाय अपने मुद्दों को लेकर के, और हमारे मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे हैं कि हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी इंसान जो इस देश का नागरिक है उसको बराबरी से जिंदगी जीने का अधिकार है। इस देश के अंदर चाहे किसी भी जाति या संप्रदाय का लोग हो, उसको बराबर की शिक्षा मिलनी चाहिए, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, और रोजगार मिलने के बाद समाज के अंदर अपने तरीके से अगर कोई मंदिर जाना चाहता है तो मंदिर जाए, अगर कोई मस्जिद जाना चाहता है तो मस्जिद जाए, अगर कोई गुरुद्वारा जाना चाहता है तो गुरुद्वारा जाए, अगर कोई नहीं जाना चाहता है तो वो ना जाए। ये जो संवैधानिक अधिकार है, इस संवैधानिक अधिकार की जिंदगी जीने के लिए सबको एक स्थिति मुहैया कराई जाए, इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। और इस संघर्ष में जो सबसे बड़ी कमी है उस बात को मैं उजागर करना चाहता हूँ। वो कमी है कि आज हमारे मुल्क में वो इसलिए नहीं जीत रहे हैं कि वो ताकतवर हैं, वो इसलिए जीत रहे हैं कि हम बटे हुए हैं, हम हार रहे हैं। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। हमारी जो अनेकता है, हमारी जो ताकत है, सच बोलने वाले जो लोग हैं वो जो आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं हैं, इसीलिए आज झूठ का बोलबाला हो गया है। ऐसा नहीं है कि झूठ का बोलबाला हमेशा रहेगा और ये लंबे समय तक रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है, ऐसा इसलिए लग रहा है कि सोशल मीडिया पे इनका गैंग बना हुआ है, मेन स्ट्रीम मीडिया में इन्होंने गैंग बना करके रखा है, और सड़कों पे खुलेआम गुंडागर्दी ये कर रहे हैं। और ये ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं कि इनको कोई चैलेंज करने के लिए तैयार नहीं है, और इनको चैलेंज करने का तरीका ये नहीं है कि हम इनकी तरह व्यवहार करना शुरू कर दें। इनकी जो सच्चाई है उसको हमको जनता के सामने लाना पड़ेगा। जैसे ये आजकल क्या कर रहे हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए हैं। हम लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए कि मोदी जी, इस देश में लोग प्रेम से नहीं नफरत से मरते हैं। इस देश में लोग इंसानियत से नहीं हैवानियत से मरते हैं। इस देश में लोग राम के मानने वाले हैं या अल्लाह के मानने वाले हैं, इसलिए परेशानी का सामना नहीं कर रहे हैं। इसलिए परेशानी का सामना कर रहे हैं कि लोगों के पास आज भी उनका बुनियादी हक नहीं पहुंचा है। आप एंटी रोमियो स्क्वाड बना करके एंटी भूखमरी स्ट्रगल को आप डाइवर्ट करना चाहते हैं, ये सवाल मैं आपको कहना चाहता हूं। अगर आप समाज में कुछ करना चाहते हैं सचमुच, तो एंटी रोमियो स्क्वाड छोड़िए, एंटी भूखमरी स्क्वाड बनाइए, तब हम समझेंगे कि आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप ये कहिए कि पुलिस आम नागरिक को साथ देगी, और आम नागरिक जो है वो एंटी भूखमरी स्क्वाड बना करके, एंटी बेकारी स्क्वाड बना करके शहरों में घूमेंगे, और जहां भी कोई भूखा इंसान मिलेगा उसको ले जाकर के डीएम के पास पहुंचाएंगे, और डीएम को कहेंगे कि जिलाधिकारी महोदय, आप जिस जिले के मालिक हैं उस जिले का एक इंसान भूखा है, इसके खाने का प्रबंध कीजिए। हम उनको कहेंगे कि देखिए साहब, इस लड़के के पास बीटेक है, बीटेक, बाबूजी की गाढ़ी कमाई, जमीन को गिरवी रख करके, माँ का गहना जेवर गिरवी रख करके इसकी फीस भरी गई है, और ये इंजीनियर बना है, बीटेक हुआ है, उड़ीसा जा करके, केरल जा करके, पता महाराष्ट्र जा करके, राजस्थान जा करके, बिहार छोड़ करके कोटा पहुंच करके ये इंजीनियर हुआ है। लेकिन गया की सड़कों पे, पटना की सड़कों पे अपना डिग्री लेकर के घूम रहा है, इसको कोई रोजगार देने के लिए नहीं है। इसको तुरंत रोजगार दीजिए। यदि आप इसको रोजगार नहीं दीजिएगा तो यह बेकारी में चोरी कर सकता है, आने जाने वाली लड़कियों को छेड़ सकता है, और किसी आतंकवादी संगठन का मेंबर बन करके कहीं पे जाकर के बम फोड़ सकता है। इसीलिए इसको रोजगार दीजिए। ये जो सवाल है, इस सवाल को हमको इंपॉर्टेंटली समझना पड़ेगा। इंसान को मारना इंपॉर्टेंट है कि इंसान को बचाना इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आज हमारे सामने है। और वो उनके लिए इंसान को मारना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप देखिए, जब अलवर के अंदर गाय के नाम पे एक इंसान को भगदड़ की भीड़
बना करके मार दिया जाता है, लिंच कर दिया जाता है उसको। उस पर बीजेपी का बयान आता है और कहते हैं कि हमको इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मंत्री साहब पार्लियामेंट में कहते हैं कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है। मतलब एक दलित मारा जाए तो इससे देश का कॉमन कंसाइंस को कुछ नहीं होता है, एक मुसलमान मारा जाए तो इस देश के कॉमन कंसाइंस को कुछ नहीं होता है, लोग बेरोजगारी से फांसी लगा रहे हैं तब इस देश के कॉमन कंसाइंस को कुछ नहीं होता है, और गाय माता मर जाती हैं इससे लोगों की भावना भड़क जाती है। भाई साहब, जहां इंसान की कीमत नहीं हो, जहां इंसान को जानवरों से भी बदतर समझा जाता हो, मैं समझता हूं वो देश हमारा नहीं है। और वो देश लोग जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वैसा देश हम बनने नहीं देंगे। हमको अशफाक उल्लाह खां के सपनों का देश, हमको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देश, हमको राम प्रसाद बिस्मिल का देश, हमको भगत सिंह का देश बनाना है। हमको गांधी से लेकर के कबीर तक, गुरु नानक से लेकर के इस देश के अंदर वो तमाम संत जो शांति की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, सबके लिए समानता की बात करते हैं, उनके सपनों का देश बनाना है। और भारत के संविधान की प्रस्तावना के एक एक शब्द को जमीन पे उतार करके लाना है, ये हमारी लड़ाई है दोस्तों। इसीलिए हम सब लोगों को संकल्पबद्ध होने की जरूरत है। अगर हम संकल्पबद्ध नहीं होते हैं तब तो कुछ नहीं हो सकता है। तब तो हम लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार करें कि आज यदि दलित मारा जा रहा है तो बाकी लोग चुप हैं, आज यदि मुसलमान मारा जा रहा है तो बाकी लोग चुप हैं, आज यदि कोई पिछड़ा मारा जा रहा है तो बाकी लोग चुप हैं, आज यदि कोई गरीब मारा जा रहा है, कोई किसान मारा जा रहा है, तो हम यदि चुप हैं तो कल को न हमारा दफ्तर बचेगा, न हमारा घर बचेगा, न हम बचेंगे, न हमारे बच्चे बचेंगे। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। जिस तरीके से समाज के अंदर हिंसा, नफरत, उसको कॉमन किया जा रहा है। कहीं भी कोई किसी को मार देता है, लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। कहीं भी किसी के साथ कोई बदतमीजी कर दी जाती है, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम समझते हैं ये हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान सबका हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में अगर पंडित शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति हो सकते हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम भी राष्ट्रपति हो सकते हैं। ये इस देश की खासियत रही है। और ये जो बंटवारा चल रहा है और इस बंटवारे के नाम पे जो राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है, इस बात को हमको एक्सपोज करना पड़ेगा। और बिहार को कहते हैं कि इस देश के अंदर जब जब आपातकाल की स्थिति आई है, जब जब तानाशाही ने अपनी रंग दिखाई है, बिहार की जनता उठ खड़ी होती है उस तानाशाही के खिलाफ, उस आपातकाल के खिलाफ। और हमको उठ खड़े होने की जरूरत है। और अगर हम उठ खड़े होने के लिए तैयार हैं, अगर एकता भवन में बैठे हुए ये लोग बीज बनने को तैयार हैं, वो दिन दूर नहीं जब गया के गांधी मैदान में पांव रखने के लिए जमीन नहीं बचेगी। ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये संकल्पबद्ध अगर हम लोग हो जाएं तो आप देखिए कि हमारी परंपरा क्या रही है। लाठी गांधी जी रखते जरूर थे, लेकिन कभी अंग्रेजों पे चलाई नहीं। तुम हिंसा करो, हम शांति से तुमको हरा देंगे, ये बात हम तुमको कहना चाहते हैं। तुम बेईमानी करो, हम ईमानदारी से तुमको परास्त कर देंगे, ये बात हम तुमको कहना चाहते हैं। तुम गद्दारी करो, हम अपनी भक्ति से तुमको हरा देंगे, ये बात तुमको कहना चाहते हैं। तुम झूठ का राज स्थापित करो, हम संविधान का राज स्थापित करके तुमको हरा देंगे, ये बात तुमको कहना चाहते हैं। और तुम अपनी पूरी ताकत और पूरा जोर लगा लो। मैं तुमको बस एक बात कह देना चाहता हूं, तुम्हारे चच्चा अंग्रेजों को पानी पिलाने वाले हम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के लोग हैं। तुमको तो पानी ही नहीं, तुम्हारा खून पसीना भी तुम्हारा काम आने वाला नहीं, ये बात तुमको समझा देना चाहते हैं। और इस मुल्क के अंदर मैं समझता हूं कि जब तक आंदोलन करने वाले विचारों की ताकत है, चाहे वो लाल सलाम की एकता हो, चाहे वो जय भीम की एकता हो, चाहे ओबीसी का लड़ाई हो, चाहे दलित आंदोलन का इतिहास रहा हो, चाहे मुसलमानों के अल्पसंख्यक अधिकार की बात हो, चाहे इस देश के अंदर महिलाओं का सवाल हो, इसके बीच में अगर हम कोई एकता बना पाते हैं, निश्चित तौर पे हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। और देश को जो बांटने वाली शक्ति है, झूठ के नाम पे जो लोगों के अंदर
एक उनका आंख बंद करने का साजिश किया जा रहा है। झूठ की शक्ति को परास्त करके जो संवैधानिक मूल्यों का देश है, आज़ाद देश में जो आज़ादी की बात है उसको हम जरूर लागू कराएंगे और भूखमरी, गरीबी और तमाम तरीके की जो समस्या है उससे हम जरूर मुक्ति पाएंगे। और इनका जो भी साजिश रहे इनको कह लेने दीजिए, इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये झूठ बोलने वाले लोग हैं और झूठ कभी भी सच के सामने टिक नहीं सकता है। आप अपनी लड़ाई को जारी रखिए। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन को और आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए और इस बात का आश्वासन देते हुए कि जब भी बिहार की धरती इस मुल्क को बचाने के लिए एक संघर्ष का ऐलान करती है, अगली कतार में हम लोग शामिल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। तो जोर से बोलो, तो मिलकर बोलो, आजादी, हर गरीबी से आजादी, हर गरीबी से आजादी, हर भुखमरी से आजादी, हर जात पात से आजादी, तो मनुवाद से आजादी, तो जात पात से आजादी, तो मनुवाद से आजादी, तो संघवाद से आजादी, तो संघवाद से आजादी, तो संघवाद से आजादी, अरे सुन ले मोदी, आजादी, अरे सुन ले जोगी, आजादी, अरे भागवत सुन ले, आजादी, अरे भागवत सुन ले, आजादी, तो जोर से बोलो, आजादी, अरे बोल रे भाई, आजादी, अरे बोल रे भाई, आजादी, अरे बोल रे बहना, आजादी, तो मैं भी बोलूं, आजादी, तो मैं भी बोलूं, आजादी, तो तुम भी बोलो, आजादी, अरे लड़के लेंगे, आजादी, अरे लड़के लेंगे, आजादी, तो जोर से बोलो, आजादी, अरे संघवाद से, आजादी, तो सूट बूट से, आजादी, तो सूट बूट से, आजादी, तो झूठ मूठ से, आजादी, तो झूठ मूठ से, आजादी, अरे अंबानी से, आजादी, अरे अंबानी से, आजादी, अरे अदानी से, अरे अदानी से, तो अडवाणी से, आजादी, अरे अडवाणी से, हम लेके रहेंगे, आजादी, है प्यारी प्यारी, आजादी, तो भगत सिंह की, आजादी, तो भगत सिंह की, आजादी, अम्बेडकर वाली, आजादी, अम्बेडकर वाली, आजादी, तो फूले वाली, आजादी, तो फूले वाली, आजादी, पेरियार वाली, आजादी, पेरियार वाली, आजादी, तो गांधी वाली, आजादी, अशफाक वाली, आजादी, तो रोहित वाली, तो चंदू वाली, तो चंदू वाली, तो मिलकर बोलो, आजादी, अरे मिलकर बोलो, आजादी, तो प्यार से बोलो, आजादी, तो प्यार से बोलो, आजादी, तो धीरे से बोलो, आजादी, अरे जोर से बोलो, आजादी, है हक तुम्हारी, आजादी, है हक तुम्हारी, आजादी, जो तुम ना दोगे, आजादी, जो तुम ना दोगे, आजादी, हम लड़के लेंगे, आजादी, हम छीन के लेंगे, आजादी, है हक हमारी, आजादी, तो गरीबी से, आजादी, अरे भुखमरी से, आजादी, संविधान वाली, आजादी, संविधान वाली, आजादी, अरे भारत देश में, आजादी, अरे भारत देश में, आजादी, अरे भुखमरी से, आजादी, तो जातिवाद से, आजादी, पितृ सत्ता से, आजादी, अरे मनुवाद से, आजादी, सामंतवाद से, आजादी, तो पूंजीवाद से, आजादी, तो मिलकर बोलो, आजादी, है जान से प्यारी, आजादी, है प्यारी प्यारी, आजादी, तुम कुछ भी कर लो, आजादी, तुम पुलिस बुलाओ, आजादी, तुम डंडे मारो, आजादी, तुम डंडे मारो, आजादी, तुम जेल में डालो, आजादी, तुम जेल में डालो, आजादी, हम नहीं डरेंगे, आजादी, हम नहीं डरेंगे, आजादी, हम नहीं झुकेंगे, आजादी, तो लड़के लेंगे, आजादी, तो मिलकर बोलो, आजादी, तो मैं भी बोलूं, आजादी, तो हिंदू बोला, आजादी, तो मुस्लिम बोला, आजादी, तो सिख ने बोला, आजादी, हम लेके रहेंगे, आजादी,
बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।